अभी हम बात करते हैं सीमाओं के विकास क्रम की, इवोल्यूशन ऑफ बाउंड्री। वर्तमान विश्व में सीमाओं का अति जटिल जाल विस्तृत है। यहाँ तक कि अंटार्कटिका के हिममंडित क्षेत्र पर भी सीमाएं हैं। हालांकि अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। कुछ देशों के जो रिसर्च सेंटर है वहीं हैं, लेकिन वहां जाकर भी अनेक देशों ने अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली हैं। प्रत्येक देश में सीमाओं का निर्धारण जो है वो बहुत आसानी से नहीं होता, अपितु अनेक समझौते, विवाद आदि के पश्चात इसका निर्धारण होता है। यहाँ तक कि अनेक बार युद्ध भी इसके निर्धारण में हो जाता है, और प्राचीन काल में तो अनेकों बार सीमा विवाद बहुत ज्यादा होते रहे हैं। सीमाओं के निर्धारण में भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अनेक सामरिक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। अतः राजनीतिक भूगोल में इसका विकास क्रम काफी महत्व रखता है। भूगोलवेताओं ने इस संबंध में अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। ब्रिघम 1977 में सीमा की 3 अवस्थाएं बताते हैं: आदिम, ट्राइबल, संक्रांति, ट्रांजिशनल, और आइडल, आदर्श। आदिम सीमा परिभाषित नहीं होती। यह एक प्रकार का सीमांत क्षेत्र ही होता है। जब दो देशों के बीच में सीमा का पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं होता तो वो स्थिति है आदिम। ये काफी समय पहले, प्राचीन समय में, जब देशों के लिए सीमा का इतना महत्व नहीं था, तो उस समय की अवस्था है। सीमा की संक्रांति दशा उस समय होती है जब सीमा का पूर्ण निर्धारण नहीं हो पाता और दोनों ओर की शक्तियां अपना प्रभाव डालती हैं, यानी बीच की स्थिति है ये। ना तो वो सीमा होती है ना सीमांत होती है, और अंत में आदर्श दशा में सीमा निश्चित होती है और वो राज्य का अंग बन जाती है, और वो पूर्ण रूप से निर्धारित सीमा होती है, डिमार्केटेड सीमा होती है। लप्रेडेरी ने भी सीमा विकास के 3 सतर बताए: योजना, निर्णय और क्रियान्वयन। यानी आप यूं कह सकते हैं कि शुरू में जब भी सीमा का विकास होता है, जब भी सीमा का निर्माण करना होता है, तो पहले योजना बनाई जाती है। कुछ विद्वान व्यक्ति, दोनों देशों के, जिन देशों के बीच में ये सीमा का विकास किया जा रहा है, सीमा का निर्धारण किया जा रहा है, दोनों देशों के विद्वान व्यक्ति उस की कार्य योजना बनाते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय को सही रूप से लागू करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, और उसके बाद सीमा का निर्धारण होता है। प्रोफेसर जोन्स ने सीमा विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहले निश्चय किया जाता है कि सीमा कहाँ से बनानी है, या सीमा बनानी है या नहीं बनानी है, इसका निश्चय किया जाता है। उसके बाद निर्धारण किया जाता है, उसके बाद उसका अंकन किया जाता है, डिमार्केशन किया जाता है, और उसके बाद वहाँ प्रशासन, कानून, फौज और दूसरी जो गतिविधियां हैं वो अपना काम करना शुरू करती हैं। निश्चय, जैसे निश्चय की बात हमने किया, लोकेशन की बात की, तो सबसे पहले सीमांत प्रदेश में सीमा निश्चित करने के लिए अनेक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया जाता है कि कहाँ से सीमा गुजरेगी। जिन क्षेत्रों के संबंध में ज्ञान नहीं होता, वहां सीमा ज्ञात बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के रूप में और प्राकृतिक तत्वों के आधार पर अंकित कर दी जाती है। जैसे अंगोला और दक्षिण अमेरिका के मध्य 1886 में पुर्तगीज और जर्मन ने की थी। उनको पता ही नहीं था कि जो एक्चुअल, जो नेचुरल फैक्ट थे उनको पता नहीं था अंग्रेजों को, और उन्होंने अंगोला और दक्षिणी अमेरिका के मध्य पुर्तगीज और जर्मनी ने ये सीमा निर्धारित की थी। अनेक बार ये वर्णित सीमाएं वास्तविक धरातल से समता नहीं रखती, सिर्फ मानचित्र पर दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर कुछ अलग परिस्थितियां होती हैं। इससे अनेक समस्याओं का जन्म होता है। जैसे चिली और अर्जेंटीना के बीच विवाद है, अलास्का जो है वो कनाडा का सीमा विवाद है। सीमा निश्चित करने से पूर्व कमीशन के सदस्यों को अक्षेत्र की पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि दोनों देशों के कुछ विद्वान व्यक्ति सीमा कमीशन में लिए जाते हैं, उनको हर चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, अन्यथा काफी विवाद हो सकते हैं। सीमा विकास की इस अवस्था में विवादास्पद वर्णन, इस प्रकार के वर्णन जिनमें परिवर्तन होता रहता है, को भी सम्मिलित किया जाता है, और दोनों देशों की जो कल्चरल जो एक्टिविटी हैं
और दोनों देशों की जो धार्मिक गतिविधियां हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्राकृतिक स्थलाकृति के आधार पर व्यक्त सीमा कभी कभी गलत मानचित्र और स्थलाकृति में परिवर्तन होने के कारण वास्तविकता से समानता नहीं रखती। जैसे हमने अगर ग्लेशियर पर सीमा अगर आपने डिमार्केट करनी है तो निश्चित रूप से ग्लेशियर क्योंकि स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो वो जो सीमा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। 1885 में ब्रिटेन और जर्मनी ने नाइजीरिया और कैमरून के मध्य रायो डे नदी के दाहिने किनारे को सीमा स्वीकृत किया, किंतु वास्तविकता यह थी कि यह नदी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी मानचित्र पर दिखाई गई है। तो कई बार इस प्रकार की गलतियां भी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक तत्वों को ध्यान में, जैसे अभी मैंने बताया कि धर्म क्षेत्र, धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। 1885 में ब्रिटेन और पूर्वी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा हाजी खान के पूर्व में स्वीकार की, जो वहां रहने वाले जो सरियाक लोग थे उनको चराहाओं से अलग करती थी। इसके लिए 1887 में पुनः समझौता कर इसको परिवर्तित किया गया, क्योंकि वहां के लोगों को यह स्वीकार नहीं थी। दूसरा जो लेवल है, दूसरा जो सत्र है सीमा के निर्धारण में, सीमा के विकास में, वो है निर्धारण। सीमा निर्धारण की प्रमुख अवस्था है, क्योंकि इसी को लेकर बाद में विवाद होते हैं। मैकमोहन के अनुसार सीमा रेखा, ये वही मैकमोहन है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा का निर्माण किया था, और उन्हीं के नाम पर सीमा का नाम रखा गया है। तो ये कहते हैं कि सीमा रेखा का संधि और अनेक प्रकार से निर्धारण तथा लिखित या मौखिक रूप में परिभाषित करना सीमा निर्धारण कहलाता है। चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, लेकिन उसका निर्धारण हो, और ज्यादातर देशों में जहां मौखिक सीमा का निर्धारण होता है उस स्थिति में विवाद की स्थिति बन जाती है। इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की बहुत ज्यादा अहमियत है। अनेक ज्यामितीय सीमाएं केवल इसलिए होती हैं कि क्षेत्र की आर्थिक और सामरिक महत्ता नहीं होती। राज्यों में अत्यधिक मतभेद होते हैं, दो उपनिवेशक शक्तियों को पृथक करती हैं। अनेक बार सीमा का पूर्व विवरण दिया जाता है और उसी का निर्धारण कर दिया जाता है। अनेक बार सीमा निर्धारण के पश्चात क्षेत्र की बनावट और प्रशासन की सुविधा के लिए उसमें दोनों देश मिल बैठ के उसमें परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो सीमा निर्धारण की प्रक्रिया के दो स्वरूप होते हैं। प्रथम सीमा की पूर्ण व्याख्या की जाती है और सर्वेक्षणकर्ता उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। पहले ड्राइंग रूम में बैठकर सीमा की पूरी तरह से व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन की जाती है कि सीमा का निर्धारण कहाँ कहाँ किया जाएगा, कागजों के अंदर लिखा जाता है, और उसके बाद ही एक्चुअल में वास्तविक रूप में सीमा का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, सर्वेक्षणकर्ता अक्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण सामंजस्य करने में स्वतंत्र होते हैं। दोनों देशों के जो विद्वान लोग हैं, जो सीमा कमीशन में होते हैं, सीमा का निर्धारण करने के लिए जिनकी नियुक्ति की जाती है, उनको ये खुली छूट दी जाती है कि जहां थोड़ी बहुत परिस्थितियां, जहां नेचुरल जो फैक्ट हैं, नेचुरल जो तत्व हैं, नेचुरल जो परिस्थितियां हैं, नेचुरल जो दशाएं हैं, जहां कहीं भी आपको यूं लगे कि ये आने वाले समय में सीमा के विवाद का कारण बन सकती हैं, उन स्थितियों में आप सामंजस्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। सीमा निर्धारण में 3 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली, सही रूप में अंश और दूरी के आधार पर व्याख्या के अनुरूप निर्धारण किया जाता है और प्रमुख भूभाग वाले बिंदुओं को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां सीमा घूमती है, जहां सीमा में जोड़ आता है, जैसे आप मतलब इसको इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं, जैसे मैं एक डायग्राम अगर बनाऊं यहाँ सीमा का, तो आप इसमें इस तरह से देखेंगे कि जैसे ये एक देश है और इस देश, ये एक देश है और दूसरा देश ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मोड़ है। इस मोड़ पर विशेष रूप से
सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि विवाद यही होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच इस प्रकार के बहुत सारे विवाद मौजूद हैं, और अन्य देशों में भी इस प्रकार के विवाद देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख बिंदु, दूसरे नंबर पर प्रमुख जो बिंदु हैं, उन जिन बिंदुओं से होकर गुजरती है उनका पहले ही निर्धारण कर लिया जाता है। जैसे आप ये माने कि दो देशों के बीच में जैसे ये पूरा क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र में एक देश इधर है, ए देश है इधर, और इधर बी देश है, और दोनों देशों के बीच में एक निर्धारण करना है, सीमा का निर्धारण। तो पहले हम बिंदुओं को डिमार्केट कर लेंगे, और उसके बाद इन बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा खींच लेंगे। दूसरा जो बिंदु है, प्रमुख बिंदु ये है। तीसरा, सीमा रेखा किसी रेखात्मक दृश्य जैसे सड़क, नदी, पर्वत शिखर के आधार पर होती है। यानी अगर कोई यहाँ से नदी गुजर रही है, तो यह नदी को पहले मतलब ज्यादातर परिस्थितियों में हम नदी को ये मानते हैं कि ये नदी इस तरफ चली जाए या नदी इस तरफ चली जाए। हालांकि कई नदियों के बीच में से भी लाइनें गुजारी गई हैं। पर्वत शिखर है तो पर्वत शिखर के कोई चोटी है, मान लीजिए इधर ऐसे इस प्रकार से चोटी है, तो इसके इस तरफ का भाग जो है, इसके इस तरफ का भाग दूसरा देश है, और इस तरफ का इसका भाग दूसरा देश है। चोटी जो है वो दो देशों की सीमा रेखा के रूप में काम करती है। यदि सीमा का निर्धारण समुचित रूप में इस प्रकार से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हो तो निश्चित रूप से सीमा विवाद नहीं होते। तीसरा जो है वो एक्चुअल में अंकन है। अंकन से अभिप्राय वर्णित सीमा जो हमने कागजों पर बनाई है, उस वर्णित सीमा का वास्तविक रूप से अंकन करना, जिसको देखा जा सके, चाहे वो स्तंभ लगाकर, कांटेदार तार लगाकर, पेड़ों की पंक्तियां लगाकर या किसी अन्य साधन द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि जो मानचित्र पर है, उस मानचित्र पर जो सीमा है, उस सीमा का वास्तव में धरातल पर निर्धारण करना ही अंकन है। प्रेस्कोट के अनुसार डिमार्केशन इन्वॉल्व द एंटिपिटेशन ऑफ लिमिट, बिल्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, अदर विजिबल फीचर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मेकिंग मार्किंग। कहने का अर्थ यह है कि जो सीमा है, उस सीमा को कंस्ट्रक्ट करें, उस सीमा का निर्माण करें। अंकन की दो प्रमुख समस्याएं हैं, सीमा की सही व्याख्या न होना और अनभिज्ञ वातावरण में सर्वेक्षण। क्योंकि सीमा अंकन के पश्चात उसका अनिश्चित वर्णन, अनेक जगह के नामों से के संबंध में भ्रांतियां हो जाती हैं, अस्तित्वहीन वस्तुओं का वर्णन कई बार हो जाता है, और समय के साथ परिवर्तन होने के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है। और विशेषकर ऐसी जो प्राकृतिक परिस्थितियां जिनमें समय के अनुसार परिवर्तित होती है, अगर उन क्षेत्रों में बालू रेत के टीले हैं, बालू रेत के टीले इधर से उधर सरक जाते हैं, ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर पर अगर आप डिमार्केशन कर दी तो उसमें भी स्थिति काफी मतलब विवादित हो सकती है। सीमा निर्धारण के तुरंत बाद ही जब सीमा का अंकन नहीं होता, ये भी एक परिस्थिति है। मतलब जैसे भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है, उसका वास्तव में मानचित्र पर तो अंकन है, लेकिन वहां वास्तविक रूप में अंकन ना होने की वजह से अनेक समस्याओं का जन्म होता है। और आज विश्व में अनेक सीमाएं अंकित नहीं हैं, जिनकी वजह से काफी समस्याएं आती हैं। सीमांकन के कार्य में कठिनाई, आदिवासी प्रजातियों के आक्रमण। आदिवासी प्रजातियां अगर किसी क्षेत्र में अगर आदिवासी प्रजातियां रहती हैं और उन आदिवासी प्रजातियों के क्षेत्र में से मान लीजिए आप आदिवासी प्रजातियों के क्षेत्र में से अगर मान ले गुजारते हैं, जैसे ये क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है और सीमा का निर्धारण कर रहे हैं आप, यहाँ से सीमा का यहाँ से सीमा बना रहे हैं, और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है। आदिवासियों का क्षेत्र है तो कुछ क्षेत्र आदिवासियों का इस तरफ रह गया, कुछ क्षेत्र आदिवासियों का इस तरफ रह गया, तो वो बाधा डालते हैं। जब भी आप मतलब बाढ़ खड़ी करेंगे, जब भी आप वृक्षों की पंक्तियां बनाएंगे। दूसरी जो बात है विषम जलवायु। अगर विषम जलवायु, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जहाँ ग्लेशियर है, जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती रहती है, तो उन परिस्थितियों में डिमार्केशन नहीं किया जा सकता। सघन वन क्षेत्र हैं,
जहाँ सदाबहार वनों के क्षेत्र में ज्यादातर ये दिक्कत आती है, जहाँ सघन वन है, बहुत जहरीले जानवर हैं, बहुत जहरीली मक्खियां हैं, उन परिस्थितियों में उस क्षेत्र में घुसना ही संभव नहीं है, इसलिए डिमार्केशन नहीं किया जा सकता। अक्षेत्रीय बीमारियां, जहां इस प्रकार की बीमारियां फैली होती हैं जो शरीर के लिए, जो मतलब इंसान के लिए घातक हो सकती हैं, उस क्षेत्रों में भी सीमांकन के कार्य में कठिनाई आती है। पृथकता, अर्जेंटीना और चिली सीमा, जिसे जल विभाजक के रूप में व्यक्त किया गया था, परंतु बाद में इसके शीर्षोन्मुखी अपर्दन के कारण पूर्व में खिसक जाने से सीमांकन में कई बार इस तरह की परिस्थितियां आती है कि मतलब हम एक ऐसे क्षेत्र को मान लेते हैं जो उस समय हमें ये दिखाई देता है कि ये यहाँ से सीमा गुजारी जा सकती है, लेकिन बाद में जो पृथ्वी पर कार्यरत बाह्य करता है, चाहे वो पवन है, जैसे हमने अभी बात की थी कि भी हमने बावड़रेत के टीले में से गुजार दी और वो बावड़रेत का टीला जो है वो सरक गया या उसमें गति होने की वजह से वो अपने स्थान से आगे की दिशा में बढ़ गया, तो निश्चित रूप से समस्या आ सकती हैं। और ये अधिकांश कठिनाइयां मतलब अब धीरे धीरे मतलब क्योंकि जब मतलब देशों के सामने इस प्रकार की कठिनाइयां आई हैं तो उन्होंने मिल बैठ के इन प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है और अधिकांश कठिनाइयां वर्तमान समय में दिखाई नहीं देती। अतः स्पष्ट है कि सीमाओं के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि उनका कर्मिक विकास उपरोक्त वर्णित अवस्थाओं में ही हो। यदि किसी एक अवस्था में व्यवधान आ जाता है तो वो सीमा पूर्ण नहीं हो पाती, चाहे वो अंकन में हो, चाहे निर्धारण में हो, चाहे निश्चय में हो। यानी तीनों जो स्टेप हैं वो मतलब पूर्ण रूप से सत्य होने चाहिए, पूर्ण रूप से मतलब वास्तविकता के आधार पर होने चाहिए, तभी सीमा का अंकन किया जा सकता है और भविष्य में मतलब विवाद ना हो इसका मतलब पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। सीमा का अंकन ना होना भी कई बार विवाद का कारण बनता है। भारत और चीन के सीमा विवाद है और इसी का प्रतिफल है। इसलिए जरूरी है कि सीमा निर्धारण के साथ उसका अंकन कार्य भी कर दिया जाए, साथ साथ कर दिया जाए, अन्यथा परिवर्तित परिस्थितियों में मात्र वर्णन की गई, बताई गई सीमा की व्याख्या भिन्न प्रकार से हो सकती है जो विवाद का कारण बन सकती हैं। सीमाओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, यानी सीमा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है, एक आनुवंशिक या जन्मिक आधार पर, यानी वो सीमाएं किस प्रकार से पैदा हुई, उनके पैदा होने का वजह क्या है, उनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, और दूसरी आकार के आधार पर, आकार मॉर्फोलॉजी के आधार पर। जब कभी भी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी जब कभी भी हुआ करती किन्हीं दो देशों के बीच में हुआ करती घटनाएं किन्हीं दो देशों के बीच में सीमा का वजह बनती हैं, सीमा का कारण बनती हैं या सीमा निर्धारण के लिए आवश्यक हो जाती हैं, तो उस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसको हम आकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। आनुवंशिक या जन्निक वर्गीकरण की अगर बात करें तो सीमाओं का आनुवंशिक और जन्निक वर्गीकरण सीमाओं की उत्पत्ति के समय जो सांस्कृतिक वातावरण था उसके आधार पर किया जाता है। इस प्रकार की सीमाओं का नामकरण नदी तंत्र विकास के आधार पर किया गया है। नदी तंत्र जैसे जिस प्रकार का नदी तंत्र होता है, जैसा नदी तंत्र है वैसा नदी जैसा उसकी उत्पत्ति की वजह है, उसी आधार पर उस नदी तंत्र को हम उसका नाम देते हैं। इसी तरह से सीमाओं का भी नाम दिया गया है। पूर्ववर्ती सीमाएं, एंटीसीडेंट बाउंड्रीज, इस प्रकार की सीमाओं का अंकन क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास से पूर्व ही किया जाता है। रिचर्ड मूर ने इस प्रकार की सीमा को पूर्वगामी सीमा भी, पायनियर बाउंड्री भी कहा। रिचर्ड आर्सन ने पूर्ववर्ती और पूर्वगामी सीमा में भेद बताया। उनके अनुसार पूर्वगामी सीमा पूरी तरह से अविकसित क्षेत्र में होती है, जबकि पूर्ववर्ती सीमा में कुछ बसाव प्रारंभ से ही होता है। पूर्ववर्ती सीमाओं का विकास नई दुनिया के देशों में जहां प्रतिद्वंदी औपनिवेशिक शक्तियां अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी, उनके मध्य समझौतों के फलस्वरूप हुआ। जैसे किसी एक देश में दो औपनिवेशिक शक्तियां ने काम करना शुरू कर दिया या दो औपनिवेशिक शक्तियां अपना प्रभाव का विस्तार कर रही थी, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से
अपने अपने क्षेत्र के बीच में बाउंड्री बना ली, सीमा का निर्माण कर लिया, और वो सीमा का निर्माण होने से देश आजाद हो गए, उसके बावजूद भी वो सीमा वैसी की वैसी रही। तो इस प्रकार की सीमाओं को पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सीमा पूर्ववर्ती सीमा का उत्तम उदाहरण है। इसी तरह से अगर दूसरी उसकी बात करें, दूसरे प्रकार की बात करें, तो अनुवर्ती या परवर्ती बाउंड्री हैं, सीमाएं हैं, सबसिक्वेंट बाउंड्री। इन सीमाओं के निर्धारण में सांस्कृतिक वातावरण के विकास के बाद का हाथ होता है। प्रजाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर इस प्रकार की सीमाओं का वर्गीकरण किया जाता है। पूर्वी यूरोप की अधिकांश सीमाएं भारत पाकिस्तान यानी धर्म के आधार पर, भारत बांग्लादेश बाद में सीमाएं बनी और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। तो इस प्रकार की जो सीमाओं का निर्धारण है, इस प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करना अनुवर्ती या प्रवर्ती सीमा का उदाहरण है। कभी कभी ये सीमाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की कार्यात्मक एकता में अवरोध पैदा करती हैं। भारत और पाकिस्तान के सीमा निर्धारण से पंजाब के नदी क्रम के आधार पर नहरों के विकास में कुछ बाधा उत्पन्न हुई थी, यानी आधी जो नदियां हैं दूसरी तरफ चलेगी और कुछ नदियों का भाग जो है इस तरफ रहेगा। जैसे सिंधु नदी है या सतलुज नदी है, सतलुज नदी का कुछ पानी इंडिया को मिलता है और कुछ पाकिस्तान में चला जाता है। तो इस प्रकार से मतलब विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश सीमा के निर्धारण में जूट उद्योग की कार्यात्मक एकता में बाधा आई। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जैसे भारत और चाइना की अगर बात करें, तो इस प्रकार से मतलब जैसे बांग्लादेश की ये स्थिति है और यहाँ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जूट के लिए प्रसिद्ध था, जूट के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ मतलब ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में तो जूट की खेती होती थी, यानी कच्चा माल यहाँ होता था और फैक्ट्रियां यहाँ थी। तो निश्चित रूप से ये जो एरिया है, ये एरिया बांग्लादेश में चलेगा और जो फैक्ट्रियां हों भारत में रहेगी। तो इस प्रकार से सीमा, इस प्रकार के सीमा निर्धारण से बीच में का सीमा निर्धारित कर दिया हमने। तो जूट का जो उद्योग था वो काफी प्रभावित हुआ। अध्यारोपित सीमाएं, जब किसी सीमा किसी कारण से विकसित क्षेत्र की पूर्व निर्धारित सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है, यानी आप यूं कहें कि जैसे हमने पूर्ववर्ती सीमा कहा था, और पूर्ववर्ती सीमाओं के आसपास ही या उन्हीं सीमाओं को कई बार हम मतलब सीमा मान लेते हैं, तो इस प्रकार की सीमाओं को अध्यारोपित सीमाएं कहा जाता है। ये क्षेत्र की सांस्कृतिक समानता और असमानता को का ध्यान दिए बिना राज्यों पर थोप दी जाती है, और खास करके न जो औपनिवेशिक ताकतों द्वारा, औपनिवेशिक राज्यों द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, डेनमार्क द्वारा, स्पेन, पुर्तगाल द्वारा, उनके जो औपनिवेशिक कॉलोनियां थी, उन कॉलोनियों में ऐसे ही थोपी गई। अफ्रीका में घाना, टोगो, नाइजीरिया, अंगोला, दक्षिणी अफ्रीका और सोमाली गणराज्यों की सीमाएं जो हैं वो इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ये औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा निर्धारित की गई हैं, और इस प्रकार की सीमाएं एक ही प्रजाति, धर्म और भाषा के लोगों को विभक्त कर देती हैं, जिससे मतलब निश्चित रूप से समस्या आती है। एक प्रजाति को फॉलो करने वाले लोगों, एक भाषा बोलने वाले लोगों को समस्या आती है। अध्यारोपित सीमाओं में युद्ध विराम रेखा भी सम्मिलित की जाती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की सीमाएं अध्यारोपित सीमाएं थीं, लेकिन आज सांस्कृतिक समानता के कारण ये सीमाएं स्थायित्व ग्रहण नहीं कर सकी हैं। वियतनाम और जर्मनी का तो एकीकरण हो गया, अध्यारोपित जो सीमाएं हैं वो समाप्त होगी, लेकिन उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में आज भी वो अध्यारोपित सीमाएं यूं की त्यों हैं, और ये कभी कभी विवाद का कारण बनती हैं। अवशिष्ट सीमाएं, जो सीमाएं कभी अतीत में दो राज्यों का सीमांकन करती थी, लेकिन आज वो समाप्त आज दिखाई नहीं देती मानचित्र पर, वो अवशिष्ट सीमाएं कहलाती हैं। ऐसी सीमाओं की पहचान सांस्कृतिक लक्षणों, खंडहर, मैल आदि के अवशेषों से की जा सकती है। ये आकारीय वर्गीकरण है। अवशिष्ट जो सीमा है वो अवशिष्ट सीमा दिखाई देती हैं। वो अवशिष्ट सीमा जैसे फॉर्मर इटालियन सोमालीलैंड है, फॉर्मर ब्रिटिश सोमालीलैंड है, लेकिन सीमाएं अवशिष्ट सीमाओं के उदाहरण देखे जा सकते हैं। आर्सन ने रूस और जर्मन सीमा को भी अवशिष्ट सीमा बताया।
पोलैंड और जर्मनी की पुरानी सीमा भी अवशिष्ट सीमा का उदाहरण है। चीन और तिब्बत के मध्य सीमा को भी अवशिष्ट सीमा कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो आकारीय वर्गीकरण है, आकृतिक वर्गीकरण है। आकृतिक विशेषताओं के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, अक्षेत्रीय आकार और प्रजातीय विशेषताओं आदि के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको हम आकारीय वर्गीकरण कहते हैं, आकारीय या आकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। इसके आधार पर कुछ इस प्रकार की सीमाएं हो सकती हैं। भू आकृतिक सीमाएं, फिजियोग्राफिक बाउंड्री, जब सीमाओं के निर्धारण में धरातल के किसी भौतिक तत्व, पर्वत हो सकता है, समुद्र हो सकता है, नदी हो सकती है, झील, पठार, दलदल, मरुस्थल या वन क्षेत्र को आधार बनाया जाता है, तो ऐसी सीमाओं को भू आकृतिक सीमाएं कहते हैं। आज भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाधक, सुरक्षित और अगम्य हैं, इसलिए ये सीमाएं राज्यों के आपसी संघर्ष को रोकने में अवरोधक का काम करती हैं। क्योंकि ये जो सीमा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अवरोधक के रूप में काम करना, वो काम ये जरूर करती हैं वो आकृतिक सीमाएं। पर्वतीय सीमाएं, भौतिक सीमाओं में पर्वतीय सीमा को सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे सर थॉमस होल्डिज कहते हैं कि सभी प्राकृतिक तत्वों में एक निश्चित जल विभाजक रेखा जो एक विशिष्ट पर्वत श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती है निसंदेह रूप से सबसे अधिक स्थायी, यथार्थ और अवरोधक के रूप में काम करता है। यानी पर्वतीय सीमा जो सबसे बड़ी सीमा है, सबसे बढ़िया सीमा है। पर्वतीय सीमा के निर्धारण के 3 आधार हैं। सर्वोच्च शिखरों को मिलाने वाली सीधी रेखा के सहारे लाइन खींच दो। जल विभाजक के आधार पर, जल विभाजक का अर्थ ये है कि कोई उच्च भूमि है, मान लीजिए ये पूरा एरिया है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा एरिया है और इस तरफ जैसे कोई इस तरह का कोई उच्च भूमि है, ये वाली जो क्षेत्र है ये उच्च भूमि है, ये वाली जो क्षेत्र है जैसे ये उच्च भूमि है, तो इधर का जल तो इधर चला जाता है, सॉरी इधर का जल इधर, जैसे यहाँ से जल इधर चला जाता है और यहाँ से जल इधर चला जाता है और ये जो भूमि है ये भूमि जल विभाजक का काम करती है और इसी जल विभाजक रेखा को हम सीमा भी मान सकते हैं, उच्च भूमि कह सकते हो, पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हो। तीसरी जो है पर्वत श्रेणी की तलहटी के आधार पर, पर्वत श्रेणी की 2 पर्वत हैं, एक पर्वत ये है और एक आगे पर्वत है, तो इसकी तलहटी के आधार पर यहाँ भी से भी सीमा खींची जा सकती है। सामरिक और सैनिक दृष्टि से ये उत्तम सीमा है, हालांकि इसका निर्धारण काफी मुश्किल है। ये चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा है, ये सीमा जो है ये पर्वत है और ये पर्वत जो है ये पर्वत ही मतलब इस चीज का निर्धारण करता है। इधर जर्मनी हो गया, इधर चेकोस्लोवाकिया हो गया और उधर ऊपर पोलैंड हो गई। तो ये पर्वत जो है वो पर्वतीय या उच्च भूमि जो क्षेत्र है वो उच्च भूमि क्षेत्र निर्धारण करता है। पर्वत श्रेणियों को की बनावट अत्यंत जटिल होती है, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समांतर वैली, अनेक श्रेणियों का विस्तार सीमा विवादों को जन्म देता है। फ्रांस और स्पेन, चिली और अर्जेंटीना, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी और पोलैंड सीमा पर्वतीय सीमा के उदाहरण है। भारत और चीन के मध्य 1914 में मैकमोहन रेखा द्वारा सीमा निर्धारण की गई थी, लेकिन उसका अंकन नहीं किया, यह भी पर्वतीय सीमा का उदाहरण है। कभी कभी पर्वतीय सीमा को धरातल के संपूर्ण क्षेत्र के अध्ययन बिना सीमांकित कर दिया जाता है, जैसा कि चिली और अर्जेंटीना के मध्य सीमा के निर्धारण में हुआ। तब एंडीज पर्वत के दक्षिण भागों की जानकारी ही नहीं थी। होल्डिज ने ऐसी सीमा को अनुमान के बादल में लपेटी हुई, बाउंड्री इन्वॉल्व्ड इन ए क्लाउड ऑफ कंजेक्चर। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि अनुमान के बादल में लपेटी हुई सीमा से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपने जो सीमा है, पर्वतीय सीमा है, उस पर्वतीय सीमा का उदाहरण देना है और चिली और अर्जेंटीना का भी आप उदाहरण इसमें दे सकते हैं। नदी सीमा, जब कोई नदी सीमा का काम करती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के मध्य रायो ग्रांडे नदी, जाम्बिया और रोडेशिया के मध्य जेम्बजी नदी सीमा का काम करती है। इसी तरह से वोल्टा, ओरिनिका, कांगो और साल्विन आदि नदियां भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती हैं। सीरिया और इजराइल के मध्य जॉर्डन नदी का जो उपयोग है वो एक समस्या बनी रहती है। जब कभी भी हम जैसे जाम्बिया के इस तरफ आप देख रहे हैं,
अगर देखें, सॉरी 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 सॉरी, ये जैसे है, मतलब ये रोडेशिया है, ये वाला जो एरिया, ये रोडेशिया और जाम्बिया, पीछे पीछे जाम्बिया थी, ये जाम्बिया है। तो इनके बीच में जम्बेजी नदी जो बह रही है और ये नदी का काम करती है। तो इसी तरह से झील भी एक सीमा के रूप में काम कर सकती है। संयुक्त राज्य और कनाडा के बीच में जो महान झीलों का क्षेत्र है, उनके बीच में से लाइन खींची गई है और वो एक सीमा का काम करती है। पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया का विभाजन युगांडा, केनिया और तंजानिया में असमान है, जो मध्य बिंदु पर आधारित न और अक्षांश पर आधारित है। इसी तरह यूरोप में कॉन्स्टेंस झील स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। अफ्रीका में चाड, नाइजर, चाड और नाइजीरिया के मध्य अल्बर्ट झील युगांडा और जायरे के बीच में सीमा का काम करती है। ये खुद मानचित्र में इस प्रकार से दिखाया गया है। जैसे लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया के मध्य, लेक विक्टोरिया जैसे ये लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया के मध्य से सीमा है। और ये युगांडा के बीच में और केनिया के बीच में और तंजानिया के बीच में ये लेक बटी हुई है और एक सीमा का भी काम करती है। दलदल, मरुस्थल और इन क्षेत्रों पर आधारित सीमाएं भौतिक सीमाओं को निर्धारित करने में कभी कभी दलदल, मरुस्थलीय और वन क्षेत्र भी सहायक होते हैं। ये सीमाएं सांस्कृतिक प्रदेशों को प्राकृतिक रूप से अलग करते हैं। यूरोप में राइन के म्यूज नदी के सहारे स्थित दलदल से बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा का निर्धारण होता है। पोलैंड और रूस के मध्य प्रीपेड दलदल है। गुजरात प्रांत में रण ऑफ कच्छ, कच्छ के रण के उत्तरी भाग में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया है। मरुस्थल द्वारा निर्धारित सीमा का उदाहरण अफ्रीका में मिलते हैं, जहां सहारा मरुस्थल के उत्तर में स्थित अफ्रीका देशों की जो संस्कृति है वो यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित है। और निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अलग हैं, सीमा इनकी अलग है। सहारा के दक्षिण स्थित राज्यों की संस्कृति उत्तरी राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। वन क्षेत्र द्वारा सीमा का निर्धारण उत्तरी पश्चिमी यूरोप में हुआ है, जहां फिन्स लोगों को रूसी लोगों को लिथुआनियंस और लिथुआनियंस को ध्रुवीय निवासी वन क्षेत्र द्वारा अलग किया गया है। क्षेत्र के आधार पर अलग करते हैं। दलदल और वन क्षेत्र राज्य के सीमांत क्षेत्रों में पाए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में काम करते हैं, यानी ये सीमा की बजाय सीमांत क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। परंतु वर्तमान समय में संचार सुविधाओं के विकास के कारण इनका महत्व पहले जैसा नहीं रहा है। दूसरे प्रकार की जो सीमाएं हैं वो ज्योमेट्रिकल बाउंड्री है। ज्योमेट्रिकल बाउंड्री ज्यामितीय न तो भौतिक तथ्यों पर आधारित है और न मानवीय तथ्यों पर आधारित है, बल्कि इनके निर्धारण में अक्षांश, देशांतर रेखाओं, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को मिलाने वाली रेखा और नदी और समुद्र तट से सम दूरी के आधार पर बनाया जाता है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे उत्तरी अफ्रीका की जो सीमाएं हैं वो सारी लगभग ज्यामितीय सीमाएं हैं। इसी तरह से और निर्धारण कहाँ से है? निर्धारण है यहाँ मेडिटेरियन सी से, जहाँ कई किसी समुद्र को किसी मतलब मुख्य जो प्राकृतिक घटना है, मुख्य प्राकृतिक जो स्थल है, उससे समान दूरी के आधार पर, समान अंश के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर, अक्षांश रेखाओं के आधार पर निर्धारण किया जाता है। जैसे 141 डिग्री देशांतर के सहारे अलास्का और कनाडा की सीमा है। अफ्रीका में लीबिया और मिस्र की सीमा, मोरक्को और अल्जीरिया की जो सीमा है वो भी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होती है। पश्चिमी एरियन और पापुआ न्यू गिनी के मध्य भी देशांतर रेखा सीमा रेखा का काम करती है। अक्षांश रेखाओं के सहारे निर्धारित की गई सीमाओं में कनाडा और संयुक्त राज्य के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मिस्र और सूडान 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा का काम करती हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो प्रोविंस है, अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं, उनके निर्धारण में भी अक्षांश रेखाओं की मदद ली गई है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे निर्धारित की गई सीमाएं मानचित्र पर
सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती हैं, परंतु धरातल पर उनका निर्धारण जो है वह जैसा मतलब मानचित्र पर होता है वैसा दिखाई नहीं देता। तीसरे प्रकार की जो सीमाएं हैं वो नृभौगोलिक सीमाएं हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफिकल बाउंड्री। इस प्रकार की सीमाओं के निर्धारण में प्रजातीय गुणों, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर निर्धारण किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अरब और इजराइल जो सीमाएं हैं वो धर्म पर आधारित हैं। भारत के राज्यों की जो सीमाएं हैं वो भाषा के आधार पर निश्चित की गई थी। सोवियत संघ में विभिन्न गणराज्यों का जो सीमांकन है वो प्रजाति और भौगोलिक आधार पर किए गए। अफ्रीका में कांगो के आंतरिक प्रांतों का जो सीमा निर्धारण है वो भी आदिवासी प्रजातियों की पृथकता के आधार पर किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें मतलब निर्धारण जो है वो सांस्कृतिक गुणों पर के आधार पर किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक आदिवासी प्रजाति यहाँ रहती है, एक आदिवासी प्रजाति यहाँ रहती है और एक आदिवासी प्रजाति इस क्षेत्र में रहती है और बाकी जो क्षेत्र है उसमें एक चौथी प्रजाति रहती है। तो इनके विवाद ना हो इसलिए इनका निर्धारण कर दिया जाता है। और इसी तरह भाषा के आधार पर भारत में जैसे भाषा के आधार पर मतलब सबसे पहले जो राज्यों का निर्धारण किया, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया उसका आधार भाषा रहा है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने किया, अंग्रेज विभाजन करके गए तो वो भी धर्म के आधार पर करके गए। जो पाकिस्तान दिया गया वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को दिया गया और जो भारत एशिया वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को। संयुक्त राज्य और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण भी इसी तरह प्रजाति के आधार पर किया गया है। अन्य प्रकार की जो सीमाएं हैं वो कहते हैं विगट कहते हैं कि पड़ोसी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त सीमाएं, कानूनी सीमाएं। कानूनी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित बाल्टिक राज्यों की सीमाएं। बाल्टिक राज्यों की सीमाओं का निर्धारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है और वहीं वो मानते हैं। तथेन मान्यता सीमा, डी फैक्टो, एक्चुअल में जो है इक्वेडोर और पेरू की सीमा और भारत की जो सीमा है, भारत चीन की जो सीमा है वो सिर्फ मतलब तथेन मान्यता है, एक्चुअल में जो है उसका निर्धारण अभी तक भी नहीं किया जा सका है। सिर्फ जो निर्धारण किया गया था, मानचित्र पर निर्धारण किया गया था, उसी को आधार मानकर हम ये मानते हैं कि ये एरिया मेरा है और ये एरिया आपका है, लेकिन वास्तव में उसमें काफी विवाद रहते हैं। कल्पित सीमा, फिक्टिशियस जो सीमा है, अंटार्कटिका की सीमाएं। अब अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका पर बर्फ ही बर्फ है और वहां कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए कुछ रिसर्च सेंटर हैं देशों के और उन्होंने अपनी अपनी सीमाएं मतलब निर्धारित कर रखी हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त सीमाएं हैं। जब कभी भी दो देशों के बीच में सीमा संबंधी विवाद होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, वो बीच में कुछ अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने कुछ सोच के आधार पर उन दो देशों के बीच में समझौता करवाने का प्रयत्न करता है और वो दोनों देश अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से वो दोनों देशों को मान्य होती है। तो इस प्रकार की जो कानून जो सीमाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। सीमाओं के कार्यों की अगर बात करें हम तो सीमा एक अति महत्वपूर्ण तत्व है जो राज्य की परिधि निर्धारित करती है और जहां राज्य का कानून लागू होता है और अन्य राज्यों से उसके संबंध निर्धारित होते हैं। सीमाएं मात्र मानचित्र पर अंकित रेखाएं नहीं हैं, बल्कि वो अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं। 3-4 प्रकार के कार्य हैं, उनका हम को डिस्कस करेंगे। पहला जो काम है वो सुरक्षात्मक कार्य है। सीमा का जो स्वरूप है वो सुरक्षा रेखा के रूप में होता है और प्राचीन काल से ही सीमा सुरक्षा का प्रयत्न किया जा, सीमा द्वारा रक्षा, सीमा जो सुरक्षा का काम करती है। सीमा राज्य की परिधि होती है और यदि सीमा सुरक्षात्मक कार्य नहीं कर पाती तो राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। यानी सीमा अगर नहीं होती दो देशों के बीच में तो निश्चित रूप से विवाद ही रहते हैं। सीमा की किलेबंदी करना प्राचीन परंपरा रही है और आज भी सीमाओं पर देश की रक्षा निर्भर करती है। अतः प्रत्येक देश इसको सैनिक दृष्टिकोण से सुरक्षित रखना चाहता है। सीमा सुरक्षा उस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब दो देशों के
आपस में जो संबंध है वो ठीक ना हो। यद्यपि वर्तमान काल में युद्ध की तकनीकी का इतना विकास हो गया है कि सीमा ही नहीं अपितु आंतरिक स्थल भी सरलता से भेजे जा सकते हैं। सीमा पर अगर आप यूं कहेंगे, अगर स्थलीय सेना को अगर युद्ध लड़ना पड़ता तो सीमा की अहमियत दिखाई देती है, लेकिन जब रात को मोदी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा सीमा पार करके ने बालाकोट में पाकिस्तान की जो सीमा है, उस पाकिस्तान की सीमा में बालाकोट पर जो आतंकवादी केंद्र थे, आतंकवादी अड्डे थे, उनको नष्ट किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से आज के वर्तमान युग में जो सीमा की जो अहमियत है कुछ कम हुई है। किंतु फिर भी सुरक्षात्मक तकनीक का विकास जो है, वो सुरक्षात्मक तकनीक का विकास होने के बावजूद भी स्थलीय सीमा से, स्थलीय सेना से तो कम से कम सुरक्षित किया जा सकता है सीमा के माध्यम से। आज यद्यपि पर्वतीय या दीवार की जो सीमा का महत्व इतना नहीं है, लेकिन किंतु प्रत्येक देश अपने स्तर के अनुसार सुरक्षा के उपाय करता है, बाड़ लगाता है, यानी वो जो सीमा है वो सुरक्षा के रूप में कार्य करे, यह निश्चित करता है। अवरोध कार्य, बैरियर फंक्शन, सीमा अवरोधक के रूप में सदैव ही रही है और आज भी है। सीमाओं का कितना अधिक अवरोधक बनाया जाए यह प्रत्येक देश की नीति पर निर्भर करता है। किसी देश को अगर आप यूं देखें कि जिस देश के पास जो देश ज्यादा विकसित है, निश्चित रूप से उसकी सीमाएं भी उतनी ही मजबूत हैं और अवरोधक कार्य के रूप में उतना ही ज्यादा काम करती हैं। सीमा अवरोधक का जो चरम स्वरूप है वो लोह आवरण के रूप में मिलता है, जो पूर्वी सोवियत संघ ने स्थापित किया था। यानी लोहे के जो दीवारें हैं खिंचवाने का प्रयत्न किया था, जिसमें मानव और वस्तुएं नहीं बल्कि मानव विचार भी अप्रवेश्य हो जाता है। मानव इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें संयुक्त सोवियत संघ में प्रचलित थी। दूसरी ओर अनेक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सामान्य रूप से आदान प्रदान होता है। भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि प्रत्येक देश की सीमा एक अवरोधक है। यद्यपि इसकी मात्रा में भिन्नता हो सकती है, कुछ देशों के आपसी संबंध अच्छे हैं तो वहां अवरोधक कम होता है, अवरोध कम होता है। जहां दुश्मन से शत्रुता ज्यादा है दो देशों के बीच में, वहां अवरोधक का कार्य सीमा ज्यादा करती है। तो इस प्रकार से तीसरी जो कार्य है वो राज्य व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में। सीमा राज्य का एक प्रमुख अंग होने के कारण राज्य के अनेक संगठनों द्वारा प्रभावित होता है। सर्वप्रथम सीमा का कार्य व्यापारिक कार्य है। सीमा पार से होने वाले व्यापार के नियम होते हैं और प्रत्येक राज्य के सीमा संबंधी भी नियम हैं। इससे बाहर से सामान पर रोक लगाई जाती है, जिससे कि आंतरिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार नियंत्रित व्यापार पर भी सीमा पर ही रोक लगाई जा सकती है, या सीमा कर लगा के बहुत सारा जो ड्यूटी है वो कर लगा के जो बाहर से आने वाले सामान है उसको रोका जा सकता है। अन्यथा इससे देश की आर्थिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है और इसके अतिरिक्त सीमा राज्यों के मध्य भिन्नता का भी द्योतक है। कानूनी कार्य, अंतिम जो इस कार्य है सीमा का वो है, सीमा के कुछ कानूनी कार्य भी होते हैं। सीमा ही वह परिधि है, सीमा ही वह रेखा है जहां तक राज्य के कानून लागू होते हैं, उससे दूसरी तरफ किसी दूसरे राज्य के कानून लागू होने शुरू हो जाते हैं। तो इस परिधि में रहने वाले लोगों को समान टैक्स आदि देने होते हैं, चाहे उनकी भाषा, धर्म, जाति कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त राज्य आवास और प्रवास भी सीमा पर स्थित अनेक स्थानों के माध्यम पर रोक लगाता है। यानी जहां आपकी सीमा है उससे उस तरफ आप ना आ सकते हो ना जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा होता है। आपने बहुत ही तन्मयता से इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।